हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उनके बारे में बताएंगे कि प्रश्न में कैसे बहुविकल्पी कितने नंबर के आते हैं, अतिलघु उत्तरी कितने नंबर के आते हैं और विस्तृत वाले कैसे प्रश्न आते हैं। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, हर प्रश्न को एकदम विस्तार से बताया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का पत्रिका का प्रकाशन काल, तो ये 1900 में हुआ था। इसका विकल्प सा वाला सही है। तो 1900 में हुआ था। ये 1900 से लेके 1980 तक हुआ था। 1980 के बाद सरस्वती पत्रिका का संपादन बंद हो गया था। हमारा विकल्प रहेगा सा वाला। आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है, तो आधुनिक लोक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कहानी को माना जाता है। ठीक, आगे लिखा है कि गोदान किस प्रकार की विधा है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और यह एक तरह का उपन्यास है। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक हैं, जैसे गबन, गोदान, कर्मभूमि, ये सारे उपन्यास थे, तो उपन्यास की कैटेगरी में आता है। द्विवेदी युग की कालावधि मानी जाती है 1900 से लेकर 1922 तक, क्योंकि आधुनिक हिंदी की शुरुआत मानी जाती है 1850 से लेकर 1900 तक, और उसके बाद 1900 से लेके कहीं कहीं 1918 लिखा है, कहीं कहीं 1922। तो ऑप्शन इसमें 1922 था, इसलिए द्विवेदी युग का जो है 1922 मानेंगे। वीर गाथा काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भाग में। इसको चारण काल भी कहते हैं। ठीक, आगे लिखा है आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया। अभी हमने बताया ना कि जैसे भारतीय युग हो गया एक, फिर उसके बाद द्विवेदी युग हो गया, उसके बाद छायावादी युग हो गया, फिर छायावादोत्तर हो गया, फिर उसके बाद प्रगतिवादी हो गया, फिर नई कविता हो गया। ऐसे करके कुल मिला के 6 भागों में बांटा गया है। किसको? आधुनिक युग को। कितने भागों में बांटा गया है? 6। प्रिय प्रवास की कथा आधारित है। तो प्रिय प्रवास की कथा श्री कृष्ण के जन्म से लेके उनके जीवन काल तक की घटनाओं के बारे में बताया गया। रीति मुक्त कवि हैं। रीति मुक्त कवि में आपके आ जाएंगे आलम, बोधा और घनानंद। आलम, बोधा और घनानंद। ठीक ना। तो यहाँ ऑप्शन में कौन कौन से हैं? तो आलम में, तो विकल्प ए वाला सही हो जाएगा, आ वाला। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसे रसपति भी बोला जाता है और इसे श्रेष्ठ रस बोला जाता है, प्रथम रस बोला जाता है। कुल मिला के श्रृंगार रस हमारा ऑप्शन सही होगा। तो श्रृंगार रस को क्या बोला जाता है? रसराज। अगला क्वेश्चन दिया है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार वैसे तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ मुख्यतः ना देके दे दिया है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तब भी ना 2 ही मार दीजिएगा, क्योंकि शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 ही मुख्य रूप से अलंकार होते हैं। एक उभयालंकार भी होता है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जो है रोचकता उत्पन्न होती है, लेकिन इसे काउंट नहीं किया जाता है। कुछ विद्वानों ने बस 2 ही माना है। तो 2 ही अलंकार मुख्य रूप से होते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या होती है 8 होते हैं हमारे। एक सूत्र होता है या माता राज भान सा लगा, भान सा लगा। तो यगड़ मगड़ तगड़ जगड़ रगड़ भगड़ नगड़ सगड़ करके कुल 8 गढ़ होते हैं। इनका प्रयोग छंद में वार्णिक छंदों के समय किया जाता है। दासत्व में प्रत्यय है तो त प्रत्यय है, दासत्व में त प्रत्यय है। ठीक ना। हल्दी में जो है तत्सम है, तो हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। पत्र का तद्भव होता है पंता। ठीक ना। सूरज का पर्यायवाची है, तो सूरज का दिन, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, ये सभी हो जाएगा। ये वाला विकल्प आपका सही है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती हैं? तो आपका एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो 3 तरह की संधियाँ होती हैं, विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अगला देखिए क्या लिखा है।
का पंचमी विभक्ति होगा। यहाँ मधु तो दिया नहीं, ये तो मती का दिया है, तो इस हिसाब से देखा जाती है। क्वेश्चन है गलत है। अगर होता कि मधु का तो होता मधुना, मधुना, ठीक ना, मधुना होता, लेकिन यहाँ दिया ही नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है फल की प्रथमा विभक्ति, तो फल की, फिर इसमें भी ये सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। फलानी होगा, फल की प्रथमा विभक्ति का होगा फलानी, फलानी। आगे लिया उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग ना छोटे छोटे शब्दों को आगे जोड़कर बनाया जाता है। जैसे अप हो गया, जैसे परि हो गया, जैसे पर हो गया, जैसे अधि हो गया, जैसे सु हो गया। ऐसे शब्द आगे किसी शब्द के आगे जोड़ के बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अप से अपमान, मान में अप जोड़ दिया अपमान। जैसे सुसंगठित हो गया, सुव्यवस्थित हो गया। जैसे तो इस तरह से शब्दांश होते हैं। यह हमारा विकल्प होगा शब्दांश वाला। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के भेद होते हैं आपके 6, ठीक ना। कौन कौन से समास होते हैं? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। इस तरह से कुल 6 प्रकार के समास होते हैं। अब लिखा है खंडवा में निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर किसी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ई वाला अश्वरोधी पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, ये आपका जो है ममता नामक पाठ से लिया गया, ममता, ठीक ना। तो इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी होंगे, ठीक ना। तो ये वाला पढ़ लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद इसे अपना पढ़ के उत्तर देना है। तो इसमें लिखा है ना कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो बताइएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से अवतरित है। रेखांकित भाग की व्याख्या करना। अब देखिए रेखांकित भाग की व्याख्या में अश्वरोधी पास आया, ममता ने रुक कर। तो इसमें ना आपको बताना होगा कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित खंड काव्य में अश्वरोधी के बारे में बताया गया है। और ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह बादशाह कहाँ का था। तो ये बता रहे हैं कि जो ममता थी वो उससे पूछने पर बताया गया कि शाहनशाह कहाँ से था, कौन था। तो ये धीरे धीरे पूरा आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा इसको, ठीक ना। आगे ये वाला दिया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर भैया ई पाठ हुआ ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो मान के चलिए ये आपके 30% वाले सिलेबस में नहीं है, फिर भी दे दिया है, गलती से लग रहा है पुराना पेपर ही उठा के सब दे दिए हैं, ठीक ना। आगे दिया है कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कचे नाचे वृथा साचे राचे राम। अब ये वाले का आपको पढ़ना है कि कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, कवि के अनुसार किन झूठे दिखावों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रस्तुत गद्यांश में अलंकार कौन सा है? तो अलंकार में जब माला छाप तिलक सकैन, ये वाला सूरदास के जो है तुलसीदास के ये बिहारी लाल का भक्ति वाले पाठ से लिया गया है। तो इसमें देख लीजिएगा कि कैसे कैसे अर्थ लिखना है। फिर आपका दूसरा दूराजपुरा, तो इन दोनों में से कोई एक लिखना है। ये वाला जो है बिहारी लाल के नीति से लिया गया है और ये वाला बिहारी लाल के भक्ति से लिया गया है। तो दोनों का अर्थ देख के जाइएगा आप लोग। और ये वाला है किम केन वर्धते नामक पाठ से लिया गया है, ठीक ना। और उदित उदयगिरि मंच पर लघुवर बाल पतक, इसका आपका संस्कृत में अनुवाद लिखना है। और अगर आप आजमगढ़ से हैं तो आपको अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु लिखनी होगी। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि अलग अलग जिस जिले के आप हैं वहाँ से लिख लीजिएगा। आजमगढ़ के लिए आपको खंड काव्य अग्रपूजा से लिखना होगा और इसे पढ़ के जाइएगा। यहाँ 3 लेखकों के नाम हैं, इनका जीवन परिचय दीजिएगा। और ये 3 गद्य
गद्य के लेखक हो गए, ये 3 पद्य के लेखक हो गए। इस तरह से इनमें से आएगा। और उपमा अथवा रूपक अलंकार की दोनों में से कोई एक लिखना होगा, ठीक ना। और ये संस्कृत में अनुवाद इनका करना होगा। और ये निबंध है, इन विषयों पर से किसी एक में आपको निबंध लिखना होगा। तो ये अगर निबंध कैसे लिखा जाता है, इधर जो है श्लोक आप एक याद करके जाइएगा, तुलसीदास, सूरदास, रसखानी, ये तीनों में से किसी एक मतलब पढ़िए आप तीनों अभी, और किसी एक का ही लिखना होगा। इधर जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों में से किसी एक का लिखना होगा। और अच्छे से पढ़ के जाइए, अपना पेपर दीजिए। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमें कमेंट करके बताइएगा और हम उसे बताएंगे। धन्यवाद।